वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम सर शुएब, थ्योरेटिकल फिजिस्ट। ये है मेरा प्यारा सा चैनल फिजिक्स विद सर शुएब। तो लास्ट टाइम हमने के बुक 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन के एमसीक्यूज करवाए थे। आज का हमारा चर्चा चैप्टर नंबर 5 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पर होगा। यानी आज हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर बात करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। तो लास्ट टाइम हमने एमसीक्यूज जो है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए हुए थे। आज का हमारा जो क्लास होगा वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर होगा। आज हम जितनी भी बातें करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि इस चैप्टर में टोटल कितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में टोटल हम 9 कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो 9 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये किस किस टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे पहले जो 9 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 और कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 और इसी तरह कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8, ये जो 3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन का जो ताल्लुक है अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ होता है। फिर इसी तरह कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका ताल्लुक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ है। यानी ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में है। फिर इसी तरह कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 और कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5, ये जो 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन का ताल्लुक जो है वो वेट टॉपिक के साथ है। यह कंसेप्चुअल क्वेश्चन वेट टॉपिक के बारे में है। फिर इसी तरह कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 हो गया और कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ये 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है इसका ताल्लुक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ है, फ्री फॉल एक्सेलरेशन के साथ है। फिर इसी तरह कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 का ताल्लुक है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ है। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9 जो है इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन का ताल्लुक इसका ताल्लुक ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ है। तो अब हम एक एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिटेल के साथ देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं मेरा जो लेक्चर करने का फ्लो होगा वो ये होगा कि मैं सबसे पहले हर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बताऊंगा, इसकी मीनिंग बताऊंगा। फिर इसके बाद इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन का जो सलूशन है वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले के बुक 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन के कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम करते हैं आज। तो पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आप देखें। पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है, इफ़ देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स व्हाई डिड नॉट वी फील और सेल्व्स ग्रेविटिंग टुवर्ड नियर बाई मिसिव बिल्डिंग्स। इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर समझाऊंगा भी कि हमें पता है कि कायनात में हर 2 मासेस के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होता है। तो हर 2 मासेस के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, बिल्कुल। तो इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग के नज़दीक मासेस मौजूद होंगे। तो जब मासेस मौजूद होंगे तो वो बिल्डिंग इस मासेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। तो जब ये बिल्डिंग इस मासेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे तो फिर ये ऑब्जेक्ट्स उस बिल्डिंग की तरफ जाते क्यों नहीं। तो अब हम आते हैं इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसके बाद इसका जो सलूशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अब शुरू करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 से पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आप लोगों को बताऊं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक मास को लिया, एक बॉडी को लिया हुआ है। इस बॉडी का मास बिल्कुल है m1 से मैंने डिनोट किया हुआ है, ये है इसका सेंटर। यहाँ पर मैंने एक और बॉडी को लिया हुआ है और इस बॉडी की मास मैंने m2 से डिनोट किया हुआ है, ये है इसका सेंटर। दोनों मासेस के सेंटर के दरमियान मैंने फासला जो कि r से या मैंने d से इनको डिनोट किया हुआ है।
अब इसी तरह यहाँ पर मैं एक लाइन को ड्रा करूँगा। वो लाइन इस मास के सेंटर से भी और इस मास के सेंटर से दोनों मासेस के सेंटर को ज्वाइन करके आगे पास हो जाएगा। तो फिर इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू सेंटर। ये मास इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करेगा। तो फिर इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ये इस लाइन के ऊपर ही लगेगा। तो फिर हर वो फोर्स जो इस लाइन के ऊपर लगे इसको हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। इंशाल्लाह जब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं आप लोगों को ये बातें बताऊँगा। ये मास इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फिर ये मास जब इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फिर इस मास को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हम बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कायनात में छोटे बॉडी या बड़े बॉडी हर एक मास दूसरे मास अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, फोर्स लगाता है। तो फिर उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1 का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिया हुआ है अर्थ का सरफेस लिया हुआ है। यहाँ पर है एक बिल्डिंग, यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बिल्डिंग को लिया हुआ है। अब इस बिल्डिंग की मास मैंने m से डिनोट किया हुआ है। अब इस बिल्डिंग के यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन मैं अपने आप को या कोई भी एक पर्सन को यहाँ पर कंसिडर करूँगा। अब इसकी भी मास होगी, बिल्कुल इसकी भी मास होगी, और हर दो मासेस के दरमियान जो फोर्स होता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो फिर ये पर्सन इस बिल्डिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो बिल्डिंग होगा ये इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब ये है कि ये जो बिल्डिंग है इसके आसपास जितनी भी ऑब्जेक्ट है, ये बिल्डिंग इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट तो करता है, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स फील क्यों नहीं होता। तो अब हम इसका जो रीज़न है वो जानते हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 का क्या मतलब है वो तो मैंने आप लोगों को बताया। अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 का जो सलूशन है वो अब मैं आपको बताऊंगा। 2-3 तरीक़ों से मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा कि ये बिल्डिंग इस ऑब्जेक्ट पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है वो फील क्यों नहीं होता। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैं ये इमेजिन करता हूँ कि ये भी एक पॉइंट मास है, ये भी एक पॉइंट मास है, एक स्फेरिकल। हाँ, अगर ये बॉडी दूर दूर हो जाए, फासला साइज़ के मुकाबले में ज़्यादा हो जाए तो फिर ये दो एक पॉइंट मासेस पर है। तो 2 पॉइंट मासेस के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ने हमें बताया हुआ है कि वो बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। अब देखिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G पर भी डिपेंड करता है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स m1 पर भी डिपेंड करता है, m2 पर भी डिपेंड करता है, और इसी तरह ये ग्रेविटेशनल फोर्स r पर भी डिपेंड करता है। सबसे पहली बात यह है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स G पर डिपेंड करता है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो G है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स G पर डिपेंड करता है, और G की वैल्यू ये है। G की वैल्यू ये तो है, लेकिन G की वैल्यू जो है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। तो जब G की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इस वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं होता। तो पहला रीज़न ये है, पहला रीज़न आप लोग यहाँ पर लिखे कि कैपिटल G जो है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये फील नहीं होता।
ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं होता। ये तो हो गया इसका पहला रीज़न। दूसरा रीज़न आप लोग ऐसा दे सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कायनात में सबसे वीकेस्ट फोर्स है। वीकेस्ट फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स होने की वजह से ये फील नहीं होता। वीकेस्ट फोर्स होने की वजह से ये फील नहीं होता। अब आते हैं तीसरा रीज़न। तीसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया भी कि ग्रेविटेशनल फोर्स m1 पर भी डिपेंड करता है, m2 पर भी डिपेंड करता है और इसी तरह प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये मासेस के प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि जब m1 और m2 का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगा। जब m1 और m2 का प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी मैक्सिमम होगा। जहाँ पर m1 और m2 का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगा। जब वहाँ m1 और m2 का प्रोडक्ट कम होगा तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा। इसी तरह जब m1 और m2 का प्रोडक्ट मिनिमम हो जाए तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी मिनिमम हो जाएगा। जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस का प्रोडक्ट ये जहाँ पर स्मॉल होगा वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी स्मॉल होगा। जहाँ पर ग्रेविटेशनल मासेस के प्रोडक्ट ये जहाँ पर स्मॉल होगा तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी स्मॉल होगा। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर अगर मैं इस बॉडी के मास को लूँ और बिल्डिंग के मास को लूँ, इनका जो प्रोडक्ट है वो लूँ तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कम आता है। तो जब प्रोडक्ट कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने की वजह से ये यहाँ पर फील नहीं होता। तो तीसरा रीज़न ये हो गया कि इस केस में जब मैं इस ऑब्जेक्ट और इस बिल्डिंग के मास के प्रोडक्ट को लूँ तो ये स्मॉल होता है, कम होता है। तो फिर इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल होगा तो फिर इस वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं होता। इसके अलावा इसका एक और रीज़न भी है फील्ड, वो भी आप लोग दे सकते हैं। देखिए ये मास भी अपने इर्द गिर्द फील्ड पैदा करता है और ये बिल्डिंग भी अपने इर्द गिर्द एक ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा करता है। लेकिन जब ये इस मास वाला ग्रेविटेशनल फील्ड और इस बिल्डिंग वाला ग्रेविटेशनल फील्ड ये जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो फिर उस इंटरेक्शन की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स वजूद में आ जाता है। लेकिन इस केस में क्योंकि मास कम है, जब मास कम होगा तो फिर इसका फील कम होगा। इस तरह यहाँ पर मास कम होगा तो फिर इसका फील कम होगा। तो जब फील कम होगा तो दोनों फील्ड के दरमियान जो इंटरेक्शन पैदा होंगे वो इंटरेक्शन कम होंगे। तो जब इंटरेक्शन कम होगा तो फिर उसकी वजह से जो फोर्स पैदा होगा वो कम होगा और फोर्स कम होने की वजह से ये फोर्स यहाँ पर फील नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 को। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका ताल्लुक भी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 को ज़रा देखें। डज द सन एक्सर्ट्स ए लार्जर फोर्स ऑन द अर्थ देन दैट एक्सर्टेड ऑन द सन बाय द अर्थ एक्सप्लेन। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है कि मिसाल के तौर पर एक अर्थ है और एक सन है। अर्थ सन पर फोर्स लगाता है और सन अर्थ पर फोर्स लगाता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है क्योंकि सन की मास ज़्यादा है और अर्थ की मास कम है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि क्या सन अर्थ पर ज़्यादा फोर्स लगाता है उससे जो अर्थ सन पर लगाता है। यानी इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब ये है कि क्या अर्थ सन अर्थ पर ज़्यादा फोर्स लगाता है अर्थ सन से। क्या मतलब है यहाँ पर अब मैं आता हूँ, यहाँ पर समझाता हूँ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ सन। यहाँ पर मैंने ड्रा किया सन के मास को मैं MS से डिनोट करता हूँ और ये है सन का सेंटर। यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ अर्थ। यहाँ पर मैंने अर्थ को ड्रा किया हुआ है और ये है अर्थ का सेंटर और अर्थ के मास को ME से डिनोट करते हैं। अब सन के सेंटर से लेकर
और इसी तरह अर्थ के सेंटर से लेकर दोनों के सेंटर के दरमियान फासला r से या d से मैंने डिनोट किया हुआ है। अब इसी तरह एक लाइन को मैं ड्रा करूँगा, वो लाइन इस सन के सेंटर से और इसी तरह इस अर्थ के सेंटर से पास होकर जाएगा। तो फिर इस लाइन को हम बोलते हैं सन लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू सेंटर। अब ये जो सन है ये इस अर्थ पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस लाइन के ऊपर लगेगा, तो इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। तो फिर ये अर्थ सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फिर इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ सन वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसका नाम वेट भी है, और अर्थ वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका नाम वेट भी है। बहरहाल अब इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब ये है कि क्या सन अर्थ पर ज़्यादा फोर्स लगाता है उससे जो अर्थ सन पर लगाए। देखिए इस तरफ मैं लूँगा नेगेटिव एक्स एक्सेस और इस तरफ मैं लूँगा पॉजिटिव एक्स एक्सेस। अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स है इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊँगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है, एक्शन और रिएक्शन वाला जो पेयर है वो ओबे करता है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर एक सपोजिशन दूंगा, अगर ऐसा हो जाए कि ये जो सन है ये अर्थ पर इस डायरेक्शन में लेट सपोज फोर्स लगाए 100 न्यूटन फोर्स लगाए। अब इस फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सेस पर है, यानी सन ने अर्थ पर 100 न्यूटन फोर्स लगाया नेगेटिव एक्स एक्सेस पर, तो ये जो अर्थ होगा ये भी इस सन पर 100 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा, 100 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा। लेकिन अर्थ सन पर 100 न्यूटन फोर्स तो लगाएगा लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सेस पर। अब यहाँ पर आप लोग देखें दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 100 न्यूटन है और ये भी 100 न्यूटन है, लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सेस है और इस फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सेस है। इसका मतलब यह है कि सन जो फोर्स लगाता है और अर्थ जो फोर्स लगाता है मैग्नीट्यूड वाइज के लिहाज के साथ दोनों तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन वाइज लिहाज के साथ इसमें फ़र्क है। यानी इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब यह है कि नहीं, जितना फोर्स सन अर्थ पर लगाएगा उतना ही फोर्स अर्थ सन के ऊपर लगाए। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। तो ये भी हो गया। अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 को। पहले ज़रा आप लोग इनको नोट डाउन करें ताकि फिर मैं इनको रब करूँ। इनको भी रब करो, इनको भी नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट निकालें। तो अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंट है, और व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट। इनको कैलकुलेट करना क्यों मुश्किल होता है। तो अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 जो है इनके 2 पार्ट है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि ये जो कैपिटल जे है जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो एक पार्ट तो ये है कि ये जो जी है इसके हमने इम्पोर्टेंस बताने हैं, इसके हमने फ़ायदे बताने हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट हमने ये बताना है कि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करना जो है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।
कैपिटल जी को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये क्यों मुश्किल होता है? तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 जो 3 है इनको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आते हैं सबसे पहले कैपिटल जी के क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद कैपिटल जी को कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल क्यों होता है। सबसे पहले इस पार्ट को करते हैं। तो सबसे पहले मैं इम्पॉर्टेंस को बताता हूँ। देखिए, किसी भी दो मासेस के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बराबर होता है कैपिटल जी m1 m2 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम कैपिटल जी हमें मालूम हो, हमें पता हो, तो यहाँ पर पुट करके ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैपिटल जी का पहला फ़ायदा ये हो गया कि इससे हम किसी भी दो मासेस के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर पहला फ़ायदा ये है टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स। कैपिटल जी से हम किसी भी दो मासेस के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर एक मास जो है, यहाँ पर चलो मैं लिखूँ भी, अगर एक मास जो है, एक मास अर्थ हो और दूसरा कोई भी मास हो, तो अर्थ जो फोर्स लगाता है, तो अर्थ वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको हम वेट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कैपिटल जी मालूम हो तो फिर हम वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका दूसरा फ़ायदा ये हो गया टू कैलकुलेट द वेट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि अगर हमें कैपिटल जी मालूम हो तो यहाँ पर पुट करके हम दोनों मासेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। या अर्थ का मास भी इंशाल्लाह आगे जाकर मैं आपको बढ़ाऊँगा भी। अर्थ का जो मास है वो मैं इस फार्मूले से कैलकुलेट करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि इससे हम अर्थ का मास, प्लेनेट की मास, स्टार की मास, मून की मास, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी मासेस को भी कैलकुलेट करने के लिए ये काम में आता है। तो तीसरा फ़ायदा ये हो गया कि इससे हम मासेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह चौथा फ़ायदा इसका ये हो गया कि अगर हमें ये मालूम हो तो और ये भी हम मालूम कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी मालूम कर सकते हैं, और इसी तरह m1 और m2 के दरमियान जो फासला है वो भी हम कैपिटल जी से मालूम कर सकते हैं। तो चौथा फ़ायदा ये हो गया कि हम किसी भी दो मासेस के दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो भी हम मालूम कर सकते हैं। आते हैं पांचवा फ़ायदा। देखिए, पांचवा फ़ायदा ये है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा भी। स्मॉल जी का फार्मूला होता है कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ। अगर मैं अर्थ की बात करूं, डिवाइड बाई रेडियस डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब जब अगर हमें कैपिटल जी मालूम हो और अर्थ की मास भी मालूम हो और फासला भी मालूम हो, तो यहाँ पर सब पुट करके स्मॉल जी को भी हम मालूम कर सकते हैं। तो पांचवा फ़ायदा इसका ये हो गया कि कैपिटल जी से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पांचवा फ़ायदा ये हो गया टू कैलकुलेट द फ्री फॉल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसी तरह छठा फ़ायदा इसका ये हो गया कि इससे हम किसी भी मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी मालूम कर सकते हैं। और इसी तरह इसका सातवां फ़ायदा ये हो गया, देखिए इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बढ़ाऊँगा भी, ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला होता है अंडर दी रूट कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ और डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पर जब अगर हमें कैपिटल जी मालूम हो तो यहाँ पर पुट करके ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये इसके सारे के सारे फ़ायदे। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को सिर्फ 7 फ़ायदे बताए कि इससे हम दो मासेस के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट को मालूम कर सकते हैं, मासेस को भी मालूम कर सकते हैं, और मासेस के दरमियान जो फासला है वो भी हम मालूम कर सकते हैं, और इससे हम स्मॉल जी भी मालूम कर सकते हैं, और इससे हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को भी मालूम कर सकते हैं, और इससे हम ऑर्बिटल स्पीड जो है या ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो भी मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों के लेवल पर बस ये 7 काफ़ी है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट अब हमने ये बताना है कि कैपिटल जी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फिर हमारे लिए इसकी कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? तो सबसे पहले हमें पता है कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो 6.67 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखिए ये जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा छोटी है। तो स्मॉल होने की वजह से इसको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, इस वजह से इसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। ये तो हो गया इसका पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीकेस्ट फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीकेस्ट फोर्स है, तो फिर इस वजह से कैपिटल जी को मालूम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। सबसे पहले अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे जाऊं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हो जाते हैं। इसका ताल्लुक वेट टॉपिक के साथ होता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 को अब करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 है, if Earth somehow expanded to a larger radius with no change in mass, how would your weight be affected? How would it be affected if Earth instead shrunk? कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि इसके भी 2 पार्ट है। अगर हम ऐसा करें कि हम पहले पार्ट में ये कहा गया है कि हम अर्थ को एक्सपेंड करें, यानी अर्थ के रेडियस को ज़्यादा करें, तो फिर वेट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। दूसरे पार्ट में ये कहा गया है कि अगर हम अर्थ को प्रेस करें, अर्थ को श्रिंक करें, यानी रेडियस को कम करें, तो फिर रेडियस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वेट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 का ताल्लुक शुरू में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इसका ताल्लुक वेट टॉपिक के साथ है। सबसे पहले यहाँ पर मैं अर्थ को इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब समझाता हूँ, फिर सोल्यूशन भी दूंगा। यहाँ पर मैंने अर्थ को लिया हुआ है। अर्थ की मास मैंने ME से, ये है सेंटर से लेकर सरफेस तक फासला जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ द अर्थ है 6.4 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है अर्थ का सरफेस, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर एक मास है, मास कोई भी एक मास है। अब ये जो अर्थ है ये इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और मासेस के दरमियान जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अर्थ का ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का दूसरा नाम है वेट। अब इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन में हमने ये बताना है, पहले केस में हमने इस अर्थ को क्या करना होगा, एक्सपेंड करना होगा। तो पहले केस में हमने इस अर्थ को
एक्सपेंड करना होगा। मास इसको हम वही सेम लेंगे लेकिन रेडियस को ज़्यादा करेंगे। तो इस केस में देखिए, इस केस में जो रेडियस है, इस केस में यहाँ पर मैंने एम एस अर्थ की मास वही एम ई है, लेकिन यहाँ पर रेडियस आर ई, यहाँ पर अर्थ के सरफेस मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर वो मास है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब ये जो अर्थ है वो इस मास को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसको हम बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसको हम बोलते हैं वेट। अब इस केस में ये जो अर्थ है वो एक्सपेंड हो गई है, अर्थ एक्सपेंड हो गई है। यानी इसका मतलब यह है कि इस केस में जो अर्थ की रेडियस है वो ज़्यादा हो गया है। तो जब अर्थ की रेडियस ज़्यादा होगा तो बताए भाई साहब कि इस केस में वेट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, ये हमने बताना है। फिर इसी तरह दूसरे केस में यहाँ पर अर्थ को श्रिंक करे यानी रेडियस को कम करे, तो यहाँ पर फिर मैं अर्थ को ड्रा करूँगा और यहाँ पर अर्थ के मास वही एम ई है, यह है अर्थ की सेंटर और सेंटर से लेकर सरफेस तक फासला, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ। और यह है अर्थ का सरफेस, ये है अर्थ का सरफेस, यहाँ पर वही बॉडी जिसकी मास एम है। अब इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको हम बोलते हैं वेट। इस केस में ये जो अर्थ है ये श्रंक हो गई है, इस केस में अर्थ श्रंक हो गई है। यानी इस केस में ये जो अर्थ है इसकी जो रेडियस है वो कम हो गई है। तो जब अर्थ की रेडियस कम होगी तो फिर इस केस में ये जो वेट है इस पर क्या असर पड़ेगा, ज़्यादा होगा कम होगा। यानी पहले पार्ट में रेडियस ज़्यादा हो गया है तो हमने वेट बताना है, दूसरे केस में अर्थ श्रंक हो गई है, रेडियस कम हो गई है तो हमने रेडियस बताना है। सबसे पहले इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा अभी वेट का एक फार्मूला तो ये है mg। इसी तरह वेट का दूसरा फार्मूला ये भी है, यहाँ पर आप डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं। m को अपनी जगह पर कैपिटल G जो है इसकी जगह पर डायरेक्ट पुट करें कैपिटल G, मास ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये जो बॉडी है ये अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो जितना डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर। अब इस फार्मूले को मैं ज़रा तरतीब देता हूँ। कैपिटल G, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर। अब लोग यहाँ पर ज़रा देखें, वेट जो है वो m पर भी डिपेंड करता है और g पर भी डिपेंड करता है, लेकिन जनरली अगर हम बात करें वेट जो है वो कैपिटल G पर भी डिपेंड करता है, वेट इस अर्थ के मास पर भी डिपेंड करता है, वेट ये जो मास है, ये जो मास है इस पर भी डिपेंड करता है और इसी तरह रेडियस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन इस केस में ये जो हम बात कर रहे हैं ये वाला केस और ये वाला केस, दोनों केसेस में कैपिटल G तो है ये तो कांस्टेंट है, कैपिटल G कांस्टेंट है, अर्थ की मास भी कांस्टेंट बताया गया है और ये जो बॉडी है यहाँ पर भी वही m है और यहाँ पर भी वही m है, ये भी कांस्टेंट है। जब हम कांस्टेंट को ज़रब करते हैं तो फिर इनसे एक और कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट लिखिए डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर। इक्वलिटी साइन और कांस्टेंट को जब हम रिप्लेस कर देते हैं तो इनसे आ जाता है प्रोपोर्शनलिटी 1 और रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर। अब जब रेडियस ज़्यादा होगा, जब हम रेडियस को ज़्यादा करेंगे तो फिर वेट जो होगा वो बेसिकली कम होगा। जहाँ पर रेडियस को जब हम मैक्सिमम करें तो वहाँ पर वेट जो होगा वो मिनिमम होगा। जहाँ पर रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ पर जो वेट होगा वो बेसिकली कम होगा। जब हम रेडियस को कम करें तो वेट जो होगा वो ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। जब हम रेडियस को मिनिमम करें तो फिर वहाँ पर जो वेट होगा वो मैक्सिमम होगा। जहाँ पर रेडियस
कम होगा, स्मॉल होगा, तो वहाँ पर वो जो वेट होगा वो बेसिकली ज़्यादा होगा, यानी इन्वर्सली रिलेशन है। अब ये वाला जो फार्मूले है वो यहाँ पर इस्तेमाल करें। देखिए यहाँ पर रेडियस ज़्यादा हो रहा है, तो जब रेडियस ज़्यादा होगा तो वेट जो होगा वो कम होगा, तो फिर इस केस में वेट जो होगा वो बेसिकली कम होगा। इसका मतलब ये है कि जब हम अर्थ को एक्सपेंड करते हैं तो रेडियस बढ़ जाता है, तो जो रेडियस बढ़ जाता है तो फिर इस सरफेस के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट है उन पर जब अर्थ उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उन पर फोर्स लगाएगा, यानी उसका जो वेट होगा वो कम होगा। इस केस में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर रेडियस जो है वो कम हो गया है, तो जब रेडियस कम होगा तो वेट जो है वो ज़्यादा होगा, तो फिर इस केस में वेट ज़्यादा होगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम अर्थ हमारी जो अर्थ है वो उसका जब रेडियस कम होगा तो फिर हमारे और इस अर्थ सरफेस के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट है उनका वेट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन किया। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 जो है जो है वो ज़रा देखें, what would happen to your weight on earth if the mass of the earth doubled but its radius stay the same। कंसेप्चुअल नंबर क्वेश्चन में ये 5 में ये कहा गया है कि अगर हम अर्थ का जो रेडियस है उनको सेम रखें, अर्थ के रेडियस को सेम रखें, लेकिन हम अर्थ के मास को डबल करें, यानी जब हम अर्थ के मास को डबल करते हैं तो फिर वेट के साथ क्या होगा। तो यहाँ पर फार्मूले सब कुछ ऑलरेडी लिखे गए हैं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप लोग देखें, मैं यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ। देखिए इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सबसे पहले यहाँ पर मैं एक अर्थ को लूँगा और यहाँ पर फिर मैं एक अर्थ को लूँगा, यहाँ पर अर्थ की सेंटर और यहाँ पर अर्थ की सेंटर, ये भी अर्थ है और इसी तरह ये भी अर्थ है। यहाँ पर भी अर्थ की सेंटर से सरफेस तक फासला रेडियस ऑफ द अर्थ जो कि बराबर है 6.4 × 10⁻6 मीटर, और इसी तरह यहाँ पर भी सेंटर से सरफेस तक जो फासला है जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ, यहाँ पर भी रेडियस ऑफ द अर्थ वही है। लेकिन यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ जो है, मास ऑफ द अर्थ वो 6×10⁻24 किलोग्राम है, लेकिन यहाँ पर इस अर्थ की जो मास है वो मैंने डबल किया हुआ है। इस अर्थ की मास इस मास के मुकाबले में डबल है, यानी यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर डबल हो गया है। तो फिर इस केस में जो वेट होगा वो कितना होगा। इस केस में लेट सपोज इस मास को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको हम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं या वेट बोलते हैं। यहाँ पर भी अर्थ का सरफेस में लूँगा और यहाँ पर भी कोई भी एक मास है, ये मास सेंटर अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स या जिसको हम बोलते हैं वेट। तो फिर इस केस में जो वेट होगा वो कितना होगा और इस केस में जो वेट होगा वो कितना होगा, वही बात है। अब वेट का एक फार्मूला ये यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखी भी है, तो ये फार्मूले मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ। एक फार्मूला ये है वेट इज़ इक्वल टू mg, दूसरा फार्मूला ये है वेट इज़ इक्वल टू कैपिटल जी मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ। मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के सरफेस के ऊपर है, तो जितना फासला होगा वही रेडियस ऑफ द अर्थ भी होगा, तो इस वजह से मैं आर की जगह पर रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर लिख लेता हूँ। लेकिन इस केस में ये जो कैपिटल जी है ये तो कांस्टेंट है, मास भी इस केस में कांस्टेंट है, और इसी तरह रेडियस को भी हमने सेम लिया हुआ है। यहाँ पर भी 6.4, यहाँ पर भी 6.4 10 की ताकत 6 मीटर है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि वेट इज़
इज़ इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ जब हम ज़रब करते हैं तो एक और कांस्टेंट, और इसी तरह ये भी कांस्टेंट है। मास ऑफ द अर्थ को अपनी जगह पर लिखे, कांस्टेंट जब हम कांस्टेंट पर डिवाइड कर लेते हैं तो इनसे एक और कांस्टेंट आ जाता है, और मास ऑफ द अर्थ अपनी जगह पर लिखे। जब हम इक्वलिटी साइन और कांस्टेंट को रिप्लेस कर लेते हैं तो इनसे बनती है प्रोपोर्शनलिटी साइन। ये वाला जो रिलेशन है वो आया। अब इसका मतलब ये है कि जब हम अर्थ के मासेस को ज़्यादा करेंगे तो फिर हम वेट जो होगा वो भी ज़्यादा होगा, वेट जो होगा वो भी ज़्यादा होगा। जब हम अर्थ के मास को कम करेंगे तो वेट भी कम होगा। लेकिन ये वाला जो फार्मूला है वो मैं इस क्वेश्चन पर अप्लाई करता हूँ। जब हम अर्थ के मास को डबल करते हैं तो वेट भी डबल हो जाएगा। जब हम अर्थ के मास को 3 गुना कर लेते हैं तो वेट भी 3 गुना हो जाएगा। तो अब ये वाला जो फार्मूला है वो इस पर अप्लाई करें। जब हम अर्थ के मासेस को डबल करें तो फिर इस मास की जो वेट होगी वो भी डबल हो जाएगी। जब हम अर्थ के मास को 3 गुना करें तो वेट भी 3 गुना हो जाएगा। लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 में अर्थ के मास को डबल किया गया है तो फिर इस वजह से वेट भी डबल हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल भी समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर इस मास की वेट जो है वो 50 न्यूटन है, तो जब हम अर्थ के मास को डबल कर लेते हैं तो फिर इसकी वेट 100 न्यूटन हो जाएगी। अगर पहले 100 न्यूटन तो अर्थ की मास डबल करने से 200 न्यूटन, यानी मतलब ये कि अर्थ की मास जब हम डबल करते हैं तो फिर वेट भी डबल हो जाएगी। तो अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम करते हैं। पहले आप लोग इनसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छी तरह से सॉल्व करें, अच्छी तरह से हल करें। अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है कि वाई लाइटर एंड हेवियर ऑब्जेक्ट्स फॉल एट द सेम रेट टुवर्ड्स द अर्थ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब ये है कि अगर हम एक लाइटर ऑब्जेक्ट और दूसरा हेवियर ऑब्जेक्ट्स को ले ले, फिर इसके बाद इनको छोड़ दे, तो ये नीचे दोनों अर्थ के सरफेस पर की तरफ सेम रेट के साथ आएंगे, सेम एक्सेलरेशन के साथ आएंगे। इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 का ताल्लुक स्मॉल जी के साथ है, फ्री फॉल एक्सेलरेशन के साथ है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 को मैं यहाँ पर पिक्चर के ज़रिए से समझाता हूँ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने अर्थ का सरफेस लिया हुआ है। यहाँ पर मैं एक बिल्डिंग को लूँगा, यहाँ पर मैंने एक बिल्डिंग को लिया हुआ है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास है m, यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m2 है। अब ये दो, एक लाइटर ऑब्जेक्ट मास है, दूसरा हेवियर ऑब्जेक्ट मास है। जब इनको भी मैं छोड़ता हूँ और इसी तरह इनको भी मैं छोड़ता हूँ, तो दोनों को जब मैं छोड़ूंगा तो ये भी अर्थ सरफेस की तरफ आएगा, ये भी अर्थ सरफेस की तरफ आएगा। लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है कि दोनों सेम रेट के साथ ही आएंगे, यानी दोनों एक ही एक्सेलरेशन के साथ आएंगे। इस मास में भी जो एक्सेलरेशन होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और इस मास में भी जो एक्सेलरेशन होगा वो इतना ही होगा। ये क्यों? हालांकि मासेस तो डिफरेंट है, लेकिन इसमें ये एक्सेलरेशन क्यों सेम है? दोनों क्यों एक ही रेट के साथ, एक ही एक्सेलरेशन के साथ अर्थ के सरफेस पर आए?
तो सबसे पहले स्मॉल जी, देखिए स्मॉल जी के इंशाल्लाह इस पर मैं चर्चा करूंगा, भी डिटेल के साथ डीप चर्चा करूंगा स्मॉल जी पर। स्मॉल जी का एक फार्मूला ये है, मैं ज़रा तरतीब देता हूँ। वेट का फार्मूला है एम जी, यानी एम जी इज़ इक्वल टू वेट। अब आप लोग ऐसा करें कि आप लोग इस साइड को भी एम पर डिवाइड करें, ये एम पर भी डिवाइड हो जाएगा, एम के साथ कैंसल, तो स्मॉल जी इज़ इक्वल टू वेट और डिवाइडेड बाई एम। इसका एक फार्मूला तो ये है। अब आप लोग ऐसा करें कि ये वाला जो फार्मूला है M1 के लिए भी लिखे, और ये वाला जो फार्मूला है वो M2 के लिए भी लिखे। तो सबसे पहले मैं ये वाला फार्मूला M1 के लिए लिखता हूँ। तो देखिए इस केस में जो M1 होगा, इस केस में बॉडी M1 है, तो फिर इसके ऊपर जो वेट लगेगा वो W1 होगा। इसी तरह यहाँ पर दूसरे केस में यहाँ पर जो मास होगा अब वो होगा M2, तो फिर इसका जो वेट होगा वो होगा W2 होगा। देखिए जब हम मास को ज़्यादा करते हैं तो वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया भी कि वेट का फार्मूला होता है कैपिटल G M1 M2 और डिवाइड बाई R स्क्वायर। जब हम मास को ज़्यादा करते हैं तो वेट भी ज़्यादा होगा, जब हम M2 को ज़्यादा करते हैं तो वेट भी ज़्यादा होगा। यानी मासेस का वेट के साथ लीनियर डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है। इस वजह से यहाँ पर मास कम है, यहाँ पर मास जो है वो कम है, तो वेट भी कम होगा। जब हम M1 को ज़्यादा करते हैं तो वेट भी ज़्यादा होगा, जब हम M1 को कम करते हैं तो वेट भी कम होगा। अब अगर हम ऐसा करें कि M1 को डबल करें तो फिर वेट भी डबल हो जाएगा, तो फिर ये और ये कैंसल, और G वही के वही, इसकी वैल्यू वही के वही आ जाएगी। अब अगर हम ऐसा करें कि M1 को 3 गुना करें तो फिर वेट भी 3 गुना हो जाएगा, तो फिर ये और ये कैंसल, G वही के वही कांस्टेंट ही रह जाएगी। इसी तरह अगर हम M1 को 4 गुना करें तो वेट भी 4 गुना आ जाएगा, ये और ये कैंसल, तो G वही के वही आ जाएगी। तो पहले इनको भी करते हैं, फिर इसके बाद इसका जो कंक्लूजन है उनकी तरफ मैं आता हूँ। दूसरे केस में जब हम M2 को ज़्यादा करते हैं, M2 को जब हम ज़्यादा करते हैं तो वेट भी ज़्यादा होगा, जब हम M2 को कम करते हैं तो वेट भी कम होगा। इसी तरह जब हम M2 को डबल करेंगे तो वेट भी डबल होगा, तो फिर ये और ये कैंसल, और G वही की वही आ जाएगी। इसी तरह जब हम M2 को 3 गुना करते हैं तो फिर वेट भी 3 गुना ही आ जाएगा, 3 और 3 कैंसल, 1 आता है, तो G वही की वही आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब हम मासेस को ज़्यादा करते हैं तो वेट ज़्यादा होता है, मासेस को कम करते हैं तो वेट, तो फिर इनकी जो रेशो होती है वो कांस्टेंट होती है। इस वजह से G दोनों के लिए एक जैसे होती है, सेम होती है। ये तो हो गया इसका पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि G की जो फार्मूला है वो है कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ, क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि जो मैसेज है ये बिल्कुल अर्थ के सरफेस के नियर है, जितना फासला है उतना मैं रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर जो है वो मैं बेसिकली लूँगा। यहाँ पर आप लोग देखें स्मॉल जी जो है ये कैपिटल जी पर भी डिपेंड करता है, स्मॉल जी प्लेनेट के मास पर भी डिपेंड करता है, और इसी तरह रेडियस पर भी डिपेंड करता है। हाँ, अगर ये फासला, ये जो मासेज है ये अर्थ के सरफेस पर नहीं बल्कि दूर हो तो फिर रेडियस ऑफ द अर्थ हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे बल्कि फासला लिखेंगे। तो फिर ये इक्वेशन हम यूँ लिखेंगे कि रेडियस, तो फिर हम ये इक्वेशन यूँ लिखेंगे आर स्क्वायर, और ये इक्वेशन हम यूँ भी लिख सकते हैं कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ, ये हम यूँ लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट होल स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि स्मॉल जी कैपिटल जी पर डिपेंड करता है, मास पर भी डिपेंड करता है, रेडियस पर भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, और इसी तरह हाइट पर भी डिपेंड करता है। इस इक्वेशन में प्लेनेट की मास है, इस इक्वेशन में इस ऑब्जेक्ट की मास नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि स्मॉल जी जो है ये इस मासेस पर डिपेंड ही नहीं करता। तो जब स्मॉल जी मासेस पर डिपेंड ही नहीं करता तो फिर इस वजह से ये दोनों मासेस सेम रेट के साथ ही अर्थ की सरफेस की तरफ आ जाएगी। जितना एक्सेलरेशन इसमें होगा उतना एक्सेलरेशन इसमें भी होगा, यानी ये मास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ अर्थ के सरफेस की तरफ आ जाएगी, तो फिर ये मास भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
एक्सेलरेशन के साथ अर्थ के सरफेस की तरफ ही आ जाएगी। तो पहले आप लोग इनको नोट डाउन करें ताकि फिर मैं आगे जाऊँ। अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 जो है, the value of g changes with location on earth, however we take same value of g is no assured 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर ऑर्डिनरी कैलकुलेशन y। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया भी है कि स्मॉल जी रेडियस ऑफ द अर्थ पर भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, हाइट पर भी डिपेंड करता है। यानी हाइट, लोकेशन, पोजीशन, इन चीज़ों पर स्मॉल जी डिपेंड करता है। तो जब इन चीज़ों पर डिपेंड करता है तो फिर इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 का मतलब ये है कि जब हम लोकेशन चेंज करते हैं, हाइट चेंज करने से लोकेशन चेंज हो जाती है तो फिर जी चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेशन में जी की वही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू क्यों लेती है। तो अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं अर्थ का सरफेस लूँगा। यहाँ पर मैंने अर्थ का सरफेस लिया हुआ है। यहाँ पर एक बॉडी है, मास है जो नीचे की तरफ आ रही है। इसमें एक्सेलरेशन कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह इस मास को मैंने यहाँ पर एक बिल्डिंग को लिया। अब इस बिल्डिंग से मैंने इस मास को छोड़ा, तो जो मैंने इस बिल्डिंग से इस मास को छोड़ा, इस बिल्डिंग से जब ये मास आ जाएगा तो फिर इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। अब वो जो है वो बेसिकली चेंज हो जाएगा। वो यानी लोकेशन चेंज करने से जी की वैल्यू चेंज होती है। तो फिर हमें पता है यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा भी है, मज़ीद लिखने की ज़रूरत नहीं है कि डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, स्मॉल जी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो जब स्मॉल जी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है तो फिर ऑर्डिनरी कैलकुलेशन में हम यहाँ पर भी जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेते हैं। ऐसा क्यों? वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर जी की जो वैल्यू है वो 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्योंकि अर्थ के सरफेस पर, ये बात इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा भी कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू मैक्सिमम और कांस्टेंट होती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि फासला ज़्यादा हो गया, तो जब फासला ज़्यादा होगा तो जी की वैल्यू कम होगी। यानी यहाँ पर फासला ज़्यादा है, तो जब यहाँ पर फासला ज़्यादा है तो यहाँ पर जी की वैल्यू कम है। लेट्स सपोज यहाँ पर जी की वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि फासला इतना ज़्यादा नहीं है, फासला में ये जो फासला है इसमें इंक्रीज़ कम है, तो फिर जी में जो डिक्रीज़ होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 9.82 और यहाँ पर 9.8 एक, यानी यहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर जी की वैल्यू कम है, यानी चेंज आ गया है 9.82 और यहाँ पर 9.81, यानी यहाँ पर जी की वैल्यू कम हो गई है। लेकिन यहाँ पर जी की वैल्यू तो कम हो गई है, चेंज तो आया है, लेकिन वो चेंज बहुत ज़्यादा कम है। यानी जी में जो चेंज आया है वो चेंज बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम होती है। इतना कम होती है कि उस चेंज को हम इग्नोर कर सकते हैं, ज़ीरो के बराबर ले सकते हैं। तो जब हम वो चेंज ज़ीरो के बराबर ले लें तो इस वजह से जी की वैल्यू अमूमन हम अर्थ के सरफेस या नियर द अर्थ सरफेस जी की वैल्यू हम कांस्टेंट लेते हैं, और वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 का जो जवाब है वो ये है कि बिल्कुल लोकेशन के साथ जी की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन वो चेंज बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि वो हम इग्नोर कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, ज़ीरो के बराबर ले सकते हैं। इस वजह से जो वैल्यू हम यहाँ पर लेते हैं वो वैल्यू हम वहाँ पर भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि चेंज कम हो जाता है, कि चेंज कम होता है, इस वजह से हम ऐसा ही करते हैं। तो आप लोग इनसे ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर मैं आगे जाऊँ। अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन रह गए हैं, इनको करते हैं, जल्दी करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8,
अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 ये है, मून इज़ अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, वाई इट डज नॉट फॉल ऑन अर्थ। मून जो है ये अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो फिर मून अर्थ पर फॉल क्यों नहीं करता, गिरता क्यों नहीं। देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले मैं यहाँ पर फिगर फिर इसके बाद मैं इसका जो सोल्यूशन है वो भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक अर्थ को ड्रा करूँगा। ये है अर्थ। अर्थ की जो मास है वो हम ME से डिनोट करते हैं। ये है अर्थ की सेंटर। ये है अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ के सरफेस तक फासला, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक ऑर्बिट को ड्रा करूँ, फिर इस ऑर्बिट में जो मून है वो घूमेगी, हरकत करेगी। तो यहाँ पर मैंने एक मून को ड्रा किया हुआ है। यहाँ पर मैं एक मून को ड्रा करूँगा और मून की मास मैं M से डिनोट करता हूँ। देखिए हमें ये भी पता है कि जो मून है ये अर्थ के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ सर्कल के सरकमफ्रेंस पर हरकत कर रही होती है। तो जब ये मून यहाँ पर होता है तो फिर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल होगी। फिर इसी तरह जब ये मून यहाँ पर आ जाएगी तो फिर इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट टू द सर्कल होगी। इसी तरह जब ये मून यहाँ पर आ जाएगी, ये एग्जैक्टली सर्कल है, तो फिर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल होगी। फिर इसी तरह जब ये मून यहाँ पर आ जाएगी तो फिर इस मून की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल टेंजेंट टू द सर्कल ही होगी। अब हमें पता है कि अर्थ का भी मास होता है और मून का भी मास होता है। हर दो मासेस के दरमियान एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो अर्थ है ये इस मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसको हम बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स या जिसको हम बोलते हैं वेट। फिर इसी तरह जब ये मास यहाँ पर आ जाता है, इसका भी मास है, इसका भी मास है, और मासेस के दरमियान जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ ने लगाया हुआ है तो फिर इस वजह से इसको हम बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह यहाँ पर भी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ ही होगा। इसी तरह यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जिसकी डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ होगी। अब इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब ये है कि ये जो अर्थ है ये इस मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगाता है, तो फिर होना तो ये चाहिए कि ये मून अर्थ पर गिरे, लेकिन ये गिरता नहीं क्यों। तो अब आते हैं इनका जो सलूशन है वो अब मैं देता हूँ, लेकिन ऐसा डायरेक्ट नहीं दूंगा, बल्कि पहले मैं इनके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ। ज़रूरी चीज़ ये है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने अर्थ का सरफेस लिया हुआ है। यहाँ पर एक अर्थ का सरफेस है, ये यहाँ पर एक कार है। ये जो कार है ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। अब अगर मैं तो जो डायरेक्शन मोशन का होगा वही डायरेक्शन वेलोसिटी का भी होगा। अब अगर मैं ऐसा करूं कि मोशन के पैरेलल वेलोसिटी के पैरेलल में एक फोर्स लगाऊं, तो ये रोज़मर्रा की ऑब्जर्वेशन भी है कि फिर इस मास की जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, इसकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। यानी इस केस में अगर मैं बात करूं, फोर्स जो है अब वो वेलोसिटी के साथ पैरेलल में है। इस केस में फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है। इस केस में इस फोर्स ने वेलोसिटी को ज़्यादा किया। इस फोर्स ने वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, जिसको हम स्पीड भी बोलते हैं, उन्होंने इसको ज़्यादा कर दिया। इस फोर्स ने इस बॉडी को स्पीड अप कर दिया, इस बॉडी को स्पीड अप कर दिया। इस फोर्स ने इस बॉडी को स्पीड अप कर दिया। तो फिर इस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं एक्सेलरेटिंग फोर्स। यानी एक्सेलरेटिंग फोर्स का काम ये होता है कि ये बॉडी के वेलोसिटी को ज़्यादा करता है, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, स्पीड को ज़्यादा करता है, ये बॉडी को स्पीड अप करता है। लेकिन
एक्सेलरेटिंग फोर्स ये इस बॉडी के डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, बॉडी के जो डायरेक्शन होगा वो चेंज नहीं करता। यानी जब भी एक्सेलरेटिंग फोर्स लगेगा बॉडी स्पीड अप तो होगी, वेलोसिटी ज़्यादा तो होगा, लेकिन डायरेक्शन को कुछ नहीं कहेगा, डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। अब अगर मैं ऐसा करूं कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं अर्थ का सरफेस ले लूँ, यहाँ पर मैंने अर्थ का सरफेस लिया हुआ है, यहाँ पर एक कार है जो बिल्कुल उसी ही डायरेक्शन में मोशन कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो फिर इसकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव की डायरेक्शन में होगी। अब अगर मैं ऐसा करूं कि इस केस में क्योंकि वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी, वेलोसिटी के अपोजिट में फोर्स लगाऊं, तो जब मैं वेलोसिटी के अपोजिट में फोर्स लगाऊंगा तो फिर इसका जो मोशन होगा वो कम होगा। इसकी वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी लेकिन अब वेलोसिटी कम हो गई है, तो इस केस में क्योंकि फोर्स जो है फोर्स इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी उस डायरेक्शन यानी एंटी पैरेलल है, अपोजिट है, और अपोजिट के लिए मैं ये वाला सिंबल यूज़ करता हूँ। इस केस में फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल 180 डिग्री है, तो फिर ये जो फोर्स है ये इस बॉडी के वेलोसिटी को कम करेगा, ये फोर्स बॉडी के वेलोसिटी को कम करेगा। ये जो फोर्स लगा ये इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम कर गया, स्पीड जो है उन्होंने इसको कम कर दिया, यानी इस फोर्स ने इस बॉडी को स्लो डाउन कर दिया, बॉडी को स्लो डाउन कर दिया। तो फिर इस तरह के फोर्स को हम फिजिक्स में नाम देते हैं डिसलरेटिंग फोर्स का नाम देते हैं। इस तरह के फोर्स को हम डिसलरेटिंग फोर्स का नाम देते हैं। ये जो डिसलरेटिंग फोर्स है ये भी इसके डायरेक्शन को कुछ ही नहीं कहेगा, डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक्सेलरेटिंग फोर्स भी कि अगर हम एक्सेलरेटिंग फोर्स और डिसलरेटिंग फोर्स की बात करें, एक्सेलरेटिंग फोर्स और डिसलरेटिंग फोर्स ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इफ़ेक्ट तो करता है लेकिन डायरेक्शन को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अब आते हैं इस केस में। इस केस में अगर मैं तीसरे केस में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी जो है ये परपेंडिकुलर है। तो जब फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा तो फिर इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। तो जब इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा तो फिर ये जो फोर्स जो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर में है ये इस वेलोसिटी को न ज़्यादा करेगा न इसको ज़्यादा करेगा, नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, न ये फोर्स वेलोसिटी को ज़्यादा करेगा और न कम करेगा, न ये फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड जिसको हम स्पीड भी बोलते हैं न ये इसको ज़्यादा करेगा और न ये इसको डिक्रीज करेगा, बल्कि ये जो फोर्स लग रहा है जो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है ये जो है बॉडी को ना स्लो डाउन करता है, नाइदर स्लो आर स्पीडिंग अप, ना ये फोर्स वेलोसिटी को कम करता है और ना ये फोर्स वेलोसिटी को ज़्यादा करता है। तो फिर इस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स। इस तरह के फोर्सेस को फिज़िक्स में हम इस तरह के फोर्सेस को नाम देते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स का नाम देते हैं। डिफ्लेक्टिंग फोर्स सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। तो अब आते हैं ये जो फोर्स लग रहा है ये असल में डिफ्लेक्टिंग फोर्स है और डिफ्लेक्टिंग फोर्स का काम सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना है। पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, फिर फोर्स लगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर गया, फिर इस तरह वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, फिर डिफ्लेक्टिंग फोर्स लग गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर गया, फिर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, फिर डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगा, डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि जब भी बॉडी पर डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगेगा वो ना इस बॉडी को एक्सेलरेट करेगा और ना इस बॉडी को डिसेलरेट करेगा, बल्कि
इसको सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज करेगा, इसकी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को ही चेंज करेगा। तो कंक्लूजन ये है कि मून अर्थ की तरफ इस वजह से फॉल नहीं करता, इस वजह से गिरता नहीं, क्योंकि इसके ऊपर डिफ्लेक्टिंग फोर्स लग रहा है। और डिफ्लेक्टिंग फोर्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये बॉडी को स्पीड अप, बॉडी को स्लो डाउन नहीं करता, बॉडी के वेलोसिटी को ज़्यादा कम नहीं करता, स्पीड को ज़्यादा कम नहीं करता, बॉडी को एक्सेलरेट डिसलेरेट नहीं करता, बल्कि ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये जो मून है ये अर्थ पर फॉल नहीं करता। इसका एक और रीज़न भी है, वो ये है कि यहाँ पर अर्थ की कर्वेचर और मून की जो कर्वेचर है, इस ऑर्बिट की जो कर्वेचर है वो पैरेलल है, और पैरेलल लाइन कभी भी मिलते नहीं, इस वजह से ये मून अर्थ पर फॉल नहीं करता। तो अब करते हैं लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन को। अब हम करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9 को अब हम करते हैं। अब आते हैं लास्ट जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनको करते हैं, जिसका ताल्लुका ऑर्बिटल स्पीड वेलोसिटी के साथ है। वाई फॉर सेम हाइट लार्जर एंड स्मॉलर सैटेलाइट्स मस्ट हैव द सेम ऑर्बिटल स्पीड्स। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9 का मतलब ये है कि अगर हम दो सैटेलाइट्स को ले लें, सेम रेडियस पर दो सैटेलाइट्स को ले लें, एक की स्पीड, एक की मास कम, दूसरी की मास ज़्यादा, लेकिन दोनों की ऑर्बिटल स्पीड सेम क्यों होती है? मास डिफरेंट है तो फिर ऑर्बिटल स्पीड कैसे सेम हो सकती है, क्यों सेम होती है? तो क्या मतलब है, यहाँ पर मैं पिक्चर के ज़रिए से समझाता हूँ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं सबसे पहले अर्थ को लूँगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने अर्थ को लिया हुआ है और अर्थ की मास हम ME से डिनोट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक क्यूट नन्हा सा खूबसूरत सा एक ऑर्बिट को ड्रा करूं। तो यहाँ पर मैंने एक खूबसूरत सा नन्हा सा ऑर्बिट को ड्रा कर दिया। यहाँ पर मैं एक सैटेलाइट को ड्रा करता हूँ, छोटा सा नन्हा सा सैटेलाइट को ड्रा करता हूँ। और यहाँ पर मैं एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा सैटेलाइट को बेसिकली ड्रा करता हूँ। अब ये सैटेलाइट भी इस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट भी इस ऑर्बिट में इसी तरह घूम रही है। ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट में इसी तरह घूम रही है। तो इसकी जो स्पीड है वो लेट्स सपोज कितनी है, इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है। इसकी स्पीड भी 15 मीटर पर सेकेंड ही होती है। तो अब इसकी जो स्पीड है इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। इसकी ऑर्बिटल स्पीड भी 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है, सॉरी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन होती है, ये मीटर पर सेकेंड, ये 1 है, 1। तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड भी 15 मीटर पर सेकेंड और इसकी ऑर्बिटल स्पीड भी 15 मीटर पर सेकेंड। अब इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ऑर्बिटल स्पीड सेम, हालांकि मासेस तो डिफरेंट है, तो फिर स्पीड सेम क्यों होती है? देखें, सबसे पहले एक ज़रूरी चीज़ है मैं आप लोगों को बताऊं, ये सेंटर से लेकर सरफेस तक फासले को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ। इस सरफेस से लेकर इस ऑर्बिट तक जो फासला होता है उसको हम बोलते हैं हाइट। इस सेंटर से लेकर इस ऑर्बिट तक जो फासला होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। अब ऑर्बिटल स्पीड के लिए पहला फार्मूला ये है कि ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू अंडर द रूट कैपिटल G, क्योंकि यहाँ पर अर्थ है तो मास ऑफ द अर्थ, और डिवाइडेड बाय
आर डिस्टेंस, एक फार्मूला तो ये है। अब ये जो डिस्टेंस है ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले ये वाला फासला ले ले और फिर ये वाला फासला ले ले। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ और डिवाइडेड बाई आर की जगह पर रेडियस ऑफ द अर्थ और जमा हाइट। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ऑर्बिटल स्पीड कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ऑर्बिटल स्पीड कैपिटल जी पर डिपेंड करता है, ऑर्बिटल स्पीड इस प्लैनेट के मास पर डिपेंड करता है और ऑर्बिटल स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर हम देखें ऑर्बिटल स्पीड कैपिटल जी पर डिपेंड करता है, प्लैनेट के मास पर डिपेंड करता है, अर्थ के रेडियस पर डिपेंड करता है और हाइट पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि इस फार्मूले में इस सैटेलाइट की मास नहीं है। तो जब इस फार्मूले में इस सैटेलाइट की मास नहीं है तो फिर इस वजह से ऑर्बिटल स्पीड मास पर डिपेंड नहीं करता। तो ऑर्बिटल स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट मास। ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। अगर ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता तो फिर इस वजह से तमाम ऑब्जेक्ट्स सेम रेडियस पर या सेम डिस्टेंस पर उनकी ऑर्बिटल स्पीड या वेलोसिटी सेम होगी। ऑर्बिटल स्पीड क्यों सेम होती है? इस वजह से सेम होती है क्योंकि ये ऑर्बिटल स्पीड मास पर डिपेंड नहीं करता, इस वजह से सेम होती है। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।